नीट एंड क्लास 12th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था आपसे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। ये लास्ट वीडियो सेशन का लास्ट टॉपिक था और एक्चुअली ये टॉपिक क्या था, ये एक्सपेरिमेंट था एक, और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने प्रूफ किया था कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। बट कुछ बायोलॉजिस्ट जो है इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। ठीक है, कुछ ऐसे बायोलॉजिस्ट थे जो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर अभी नहीं कर रहे थे। ठीक है, जब ये आपका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन जब हुआ तो उस समय जो है बायोलॉजिस्ट इसको कंसीडर करने को तैयार नहीं थे। देन एक नया एक्सपेरिमेंट आया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट आज हम स्टार्ट करेंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने 1952 में परफॉर्म किया था। ठीक है, 1952 में हर्शे एंड चेज ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और इसके थ्रू प्रूफ किया कि डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और ये भी क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। और कोई भी एक्सपेरिमेंट हो तो उसका मैंने बताया था कि जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट आप स्टडी करेंगे, ठीक है, या आप परफॉर्म करेंगे तो उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक रिक्वायरमेंट्स होता है, एक मेथड होता है। सिमिलरली हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में भी क्या होगा, एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक रिक्वायरमेंट होगा और एक मेथड पर्टिकुलर होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये होना चाहिए कि हमको एनी हाउ प्रूफ करना है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ मैंने मेंशन कर रखा है टू प्रूफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो रिक्वायरमेंट्स में फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, और यहाँ पे एक पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज यूज़ किया गया है, वो क्या है आपका T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है, T2 बैक्टीरियोफेज यहाँ पे हर्शे-चेज ने यूज़ किया। ठीक है, देन बैक्टीरियल सेल यूज़ किया और बैक्टीरियल सेल्स में ई कोलाई यूज़ किया। ठीक है, इसके साथ दो और चीज़ें यूज़ हुई, दो और कंपोनेंट्स यूज़ हुए। वो क्या थे आपके? रेडियो एक्टिव फास्फोरस। रेडियो एक्टिव फास्फोरस में P32 और देन जो है रेडियो एक्टिव सल्फ़र, दैट मीन्स कि S35। ये एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट्स थे। ये सारे क्या हैं? एक्सपेरिमेंट के रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आप मेथड्स की बात करें तो जो मेजर मेथड्स हैं इस एक्सपेरिमेंट के, उसमें सबसे पहले है इन्फेक्शन, देन आफ्टर ब्लीडिंग, लास्ट जो आपका होगा मेथड या स्टेप्स बोल सकते हैं आप, वो होगा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? ये आपके हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स थे। ठीक है, ये जब एक्सपेरिमेंट आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि कैसे बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरिया में इन्फेक्शन कॉज करता है। ये टॉपिक आपको समझना होगा। उससे पहले मैं बता दूँ कि बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है, और ये जो वायरस है ये इसकी डिपेंडेंसी बैक्टीरिया पे होती है। इसकी डिपेंडेंसी जो है वो बैक्टीरिया पे होती है, इसीलिए इसका नेम क्या है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, बैक्टीरियोफेज इसका नेम इसीलिए हुआ क्योंकि इसका होस्ट जो है वो क्या है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरियोफेज जब भी मल्टीप्लाई करेगा या अपने प्रोजनी को बनाएगा तो वो बैक्टीरियल सेल का यूज़ करेगा। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन कॉज करेगा और इन्फेक्शन कॉज करने के बाद एक पर्टिकुलर पेरेंटल बैक्टीरियोफेज अपने बहुत सारे प्रोजनी या ऑफस्प्रिंग को बनाएगा। ठीक है, और ये ऑफस्प्रिंग जो है वो बैक्टीरियल सेल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, और फाइनली जो है बैक्टीरियल सेल्स की लिसिस कर देते हैं, मतलब कि ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, इसको समझते हैं हम डायग्राम में। डायग्राम के थ्रू अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले आपको बैक्टीरियोफेज बनाना है। ये क्या है? एक बैक्टीरियोफेज है, और बैक्टीरियोफेज का जो ये जो है पार्ट जो मैं बना रहा हूँ अभी, ये क्या है? इसका डीएनए है। बैक्टीरियोफेज का ये डीएनए है, और ये बैक्टीरियोफेज का एक कवरिंग है जिसका बायोकेमिकल नेचर क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन कॉज किया।
बैक्टीरियल सेल में जब इन्फेक्शन कॉज करेगा तो इसका डीएनए जो है बैक्टीरियोफाज का वो बैक्टीरियल सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बैक्टीरियल सेल का डीएनए बना रहा हूँ, ये बैक्टीरियल डीएनए, ठीक है। बैक्टीरियोफेज का डीएनए देन बैक्टीरियल डीएनए, ये एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट का मतलब यहाँ पे ये है कि जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी एज वेल एज रेप्लिकेशन मशीनरी, ठीक है। आपको पता है कि जब भी कोई सेल मल्टीप्लाई करता है तो उसका डीएनए का अमाउंट भी डबल होता है, मतलब डीएनए भी क्या होता है, रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन मशीनरी है बैक्टीरियल सेल का, और देन जो है बैक्टीरियल सेल्स का प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये दोनों मशीनरी जो है यूटिलाइज कौन करने वाला है, बैक्टीरियोफाज का डीएनए। और जैसे ही बैक्टीरियोफाज का डीएनए इन दोनों मशीनरी को यूटिलाइज करेगा, देन कुछ टाइम के बाद क्या होगा, बैक्टीरियोफाज के न्यू जो है वो प्रोजेनीज जो है वो फॉर्म होंगे, मतलब कि बैक्टीरियोफाज के ऑफस्प्रिंग डेवलप होंगे। और ये ऑफस्प्रिंग कहाँ डेवलप होंगे, ये डेवलप होंगे बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, और ये तब तक डेवलप होंगे जब तक कि बैक्टीरियल सेल फाइनली यूटिलाइज ना हो जाए 100%, ठीक है। और जब बैक्टीरियल सेल्स 100% यूटिलाइज हो जाएगा तो एट लास्ट क्या होगा, बैक्टीरियल सेल्स की लिसिस हो जाएगी, ठीक है। ये जो आपका बैक्टीरियल सेल आपको दिख रहा है इसकी लिसिस हो जाएगी, ये ब्रेक हो जाएंगे बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल, और सारे जो भी बने हुए न्यू प्रोजनी है, ठीक है, बैक्टीरियोफाज के जो न्यू प्रोजनी है वो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका मैंने बताया कैसे जो है बैक्टीरियोफाज बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन कॉज करता है। एक बार इसको रिपीट करता हूँ मैं। बैक्टीरियोफाज जब बैक्टीरियल सेल्स में इन्फेक्शन करते हैं तो बैक्टीरियोफाज अपना डीएनए इंजेक्ट करते हैं बैक्टीरियल सेल्स के अंदर। आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो डीएनए है ये डीएनए यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। दैट मीन्स कि हमेशा जब भी आएगा बैक्टीरियोफेज का तो वो क्या आएगा, डीएनए आएगा। कहाँ पे आएगा, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर आएगा। प्रोटीन ट्रांसफ़र नहीं होता है। जब भी बैक्टीरियोफाज का इन्फेक्शन होगा बैक्टीरियल सेल्स में तो ओनली उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, प्रोटीन की जो कोट होती है वो ट्रांसफ़र नहीं होती है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरियल सेल्स के जो डीएनए हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स के डीएनए और बैक्टीरियोफाज के डीएनए ये आपस में कोऑर्डिनेट करके और क्या करेंगे, ये अपने लिए प्रोटीन्स बनाएंगे, अपने लिए जेनेटिक मटेरियल बनाएंगे। अपने लिए मीन्स कि बैक्टीरियल जो डीएनए होगा वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा डीएनए, और जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए होगा वो अपने अकॉर्डिंग डीएनए बनाएगा। देन आफ्टर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, और जब प्रोटीन बनेगा तो बैक्टीरियोफाज का भी प्रोटीन बनेगा। न्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल और प्रोटीन जो हैं ये फिर से क्या होंगे, असेंबल होंगे। असेंबल होने के बाद इनकी प्रोजनी या इनके ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप इन जनरल बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन करके और अपनी जो है प्रोजनी को बनाता है। एक तरीके से बैक्टीरियल सेल उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। क्या है, बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियोफाज का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहाँ पे अपने आप को वो मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो है बैक्टीरियोफाज जो है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब इसके बाद हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट में एक नया रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ध्यान देना आप। नया रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअली में हमको एक ऐसा बैक्टीरियोफाज बनाना है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो, ठीक है, और देन जो है रेडियो एक्टिव सल्फर हो। मतलब कि हमको दो ऐसे बैक्टीरियोफाज बनाने हैं जिसमें जो है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर हो। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रेडियो एक्टिव S35 लेवल प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पे लेवल किया है मैंने रेडियो एक्टिव P32 लेवल डीएनए, ठीक है। P मीन्स फॉस्फोरस और S मीन्स सल्फर। मतलब कि हमको एक रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज बनाना है, और दूसरा जो बनाना है हमको वो रेडियो एक्टिव जो है सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियोफाज बनाना है, ठीक है। ये दोनों टाइप के जो बैक्टीरियोफाज मैंने बोला बनाने के लिए, ये कैसे बनेंगे इसको भी ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है।
एक बार हम व्हाइट बोर्ड की तरफ आते हैं फिर से। मैंने बोला आपसे कि क्या बनाना है, रेडियो एक्टिव S35, दैट मीन्स कि सल्फर लेबल्ड बैक्टीरियोफेज बनाना है। क्या बनाना है? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, इसको पहले बना लेंगे, ठीक है, देन एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड जो बनाना है हम लोग को वो क्या है, रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड बैक्टीरियोफेज। ये दो हमको बैक्टीरियोफेज बनाने हैं, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको समझने की कोशिश करिए वन बाई वन। सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को बनाएंगे। फर्स्ट वाले को कैसे बनाएंगे, हम स्टार्टिंग में एक बैक्टीरियल सेल ले लेंगे, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी सेल है उसका एक न्यूट्रिएंट्स होता है, तो उस पर्टिकुलर बैक्टीरियल सेल्स को हम लोगों ने क्या किया, न्यूट्रिएंट सप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स में हम लोग क्या ले रहे हैं, S35 ले रहे हैं, ठीक है। S35 ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये, ठीक है। ये न्यूट्रिएंट्स में डाला, ठीक है। और साथ में क्या ले लेंगे, बैक्टीरियोफाज ले लेंगे। क्या ले लेंगे, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज का ये हो जाएगा आपका DNA, ठीक है। अब ध्यान देना होगा आपको यहाँ पे कि ये जो आपने न्यूट्रिएंट्स लिया है उस न्यूट्रिएंट्स में S35 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने लिया है, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव है S35, ये जो है इसको यूज़ करेगा कौन, बैक्टीरियल सेल यूज़ करेगा, ठीक है। बैक्टीरियल सेल यूज़ करेगा तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जो भी आपका प्रोटीनियस पार्ट है उसमें ये आ जाएगा, ठीक है। जो सल्फ़र होता है, आपको बता दूं कि सल्फ़र जो होते हैं वो प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन मीन्स कि अमीनो एसिड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो S35 है वो बैक्टीरियल सेल्स के प्रोटीन में आ जाएगा, और बैक्टीरियल सेल्स को यूज़ कर रहा है कौन, बैक्टीरियोफाज यूज़ कर रहा है। देन कुछ टाइम के बाद जो है ये जो S35 है वो आ जाएगा किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली बैक्टीरियोफेज में जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है, ठीक है, वो होता है आपका प्रोटीन कोट, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफेज का जो सेंटर पॉइंट होता है जिसको मैंने रेड से बना रखा है, ये होता है इसका DNA। ये ध्यान देना होगा, जो रेड वाला है वो क्या है, DNA, और जो ब्लैक वाला एरिया है ये क्या है आपका प्रोटीन, ठीक है। ये ध्यान देना होगा आपको। ये जो बैक्टीरियोफेज है ये बैक्टीरियल सेल्स में सर्वाइव करता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसी के अंदर ये मल्टीप्लाई करेगा, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो बैक्टीरियल सेल्स को यूटिलाइज करेगा। और बैक्टीरियल सेल्स में ऑलरेडी क्या आ चुका है, S35 आ चुका है, ठीक है। तो S35 देन जो है बैक्टीरियोफेज के नेक्स्ट प्रोजनी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल्स को जब बैक्टीरियोफेज यूटिलाइज करता है तो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी को भी यूटिलाइज करता है, रेप्लिकेशन वाले मशीनरी को भी यूटिलाइज करेगा। और जब ऐसा करेगा तो कुछ टाइम के बाद बैक्टीरियोफेज के जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, दैट मीन्स कि प्रोटीन और DNA होते हैं, उनके अंदर वही चीज़ें आती हैं जो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और बैक्टीरियल सेल्स में अभी जस्ट हमने क्या देखा कि बैक्टीरियल सेल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स ले रहा है S35 वाला, तो बैक्टीरियल सेल्स के अंदर भी S35 आ जाएगा, और ये देन S35 बैक्टीरियोफेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन फाइनली क्या बनेगा आपका, रेडियो एक्टिव S35 लेबल्ड बैक्टीरियोफाज बनेगा, ठीक है। ये ध्यान देना होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझते हैं कि कैसे बन रहा है, देन आपको क्या करना होगा, आपको रटना होगा, तब आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड वाला क्या है आपका, सेकंड में आपको करना है रेडियो एक्टिव P32 लेबल्ड बैक्टीरियोफाज, ठीक है, आपको बनाना है। तो ये जो है बनाएंगे, और इसके बनाने के लिए भी सेम मेथड है,
बस थोड़ा ध्यान देना होगा कि अब यहाँ पे हमको क्या लेना है, P32 लेना है। क्या लेना है? P32 लेना है, ठीक है। रेस्ट चीज़ें वही वैसे ही रहेंगी, बट ये जो P32 है ये बैक्टीरियोफाज में जाएगा। तो बैक्टीरियोफाज में कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा DNA में, क्योंकि आपको पता है ना कि फास्फोरस जो है वो न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होता है, ठीक है। आपको जो मैंने मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर्स है मैंने उसमें बताया है कि न्यूक्लियोटाइड का जो कंपोनेंट है वो है शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है और फॉस्फेट है, फास्फोरस भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो फास्फोरस है वो नॉर्मल वाला है स्टार्टिंग में जो मैंने डिस्कस किया, बट अभी हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमको प्रिपेयर करना है रेडियो एक्टिव P32 लेवल बैक्टीरियोफेज। और जब आप इसको बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो मेथड तो वैसे ही होगा जैसा कि मैंने आपको रेडियो एक्टिव S35 लेवल बैक्टीरियोफाज बनाने के लिए बताया। मेथड यही होगा, बट ये जो आपका P32 है ये एक्चुअली में कहाँ पे बिल्ड होगा, कहाँ पे ये कंटेन करेगा? DNA में कंटेन करेगा, क्योंकि DNA के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है। सिमिलरली जब मैं आपको S35 के अंदर बता रहा था तो S35 के बारे में बताया कि S35 जब बैक्टीरियोफेज में आएगा तो वो कहाँ पे आएगा? प्रोटीन में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आएगा? प्रोटीन में आएगा, क्योंकि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड के फॉर्मेशन में S35 आ सकता है, ठीक है, जब आप रेडियो एक्टिव S35 लेवल बैक्टीरियोफाज प्रिपेयर करेंगे। वेयर एज जब आप रेडियो एक्टिव P32 लेवल बैक्टीरियोफाज आप प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे जो P32 है वो कहाँ पे आएगा? बैक्टीरियोफाज के DNA में आएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना होगा। अगर ये चीज़ समझ में आ रहा है कि S35 कहाँ पे होगा और P32 कहाँ पे होगा, तो आगे का जो एक्सपेरिमेंट है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया क्या आपसे कि कैसे बैक्टीरियोफेज जो है बैक्टीरियल सेल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ये मैंने पहले डिस्कस किया। देन आफ्टर मैंने डिस्कस किया कि कैसे हाउ टू प्रिपेयर रेडियो एक्टिव S35 लेवल बैक्टीरियोफाज, देन आफ्टर रेडियो एक्टिव P32 लेवल बैक्टीरियोफाज। ये सारी बातें मैंने बता दी। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के मेथड्स को, ठीक है, मतलब उनके स्टेप्स को फॉलो करेंगे और फाइनली हम प्रूव करेंगे कि DNA क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट में जब आप मेथड्स देखेंगे तो मेथड्स में आपको जो फर्स्ट स्टेप दिखेगा वो होगा इन्फेक्शन, ठीक है। सेकेंड जो स्टेप होगा वो होगा ब्लेंडिंग। थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा क्या? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, ठीक है, हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट को। जैसे उसके लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। ये इन्फेक्शन का स्टेप है, ठीक है, देन ये ब्लेंडिंग का स्टेप है और देन ये लास्ट में आपको क्या दिख रहा है? आपको सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप, ठीक है। ये स्टेप्स हैं और इसमें सबसे पहले क्या होगा कि हमको दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफाज यूज़ करने हैं। जैसे कि मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि हम दो यहाँ पे बैक्टीरियोफाज यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट वाला होगा वो होगा रेडियो एक्टिव S35 लेवल प्रोटीन कैप्सूल, ठीक है। एक्चुअली प्रोटीन कैप्सूल भी बोल सकते हैं या बैक्टीरियोफेज भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे बस सिंपली ये समझना है आपको कि जब S35 की बात होगी तो ये S35 किसके अंदर कंटेन करेगा? प्रोटीन के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोटीन कैप्सूल मेंशन किया है, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो S35 कहाँ आ गया? प्रोटीन के अंदर आ गया। किसके प्रोटीन के अंदर आ गया? बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन के अंदर आ गया। सिमिलरली जो सेकंड हमने लिया है वो बैक्टीरियोफाज के अंदर जो DNA है उस DNA के अंदर P32 लेवल DNA है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये दो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरियोफाज हैं, S35 कंटेनिंग एंड P32 कंटेनिंग, और ये अपने अपने होस्ट सेल्स को इन्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और जब भी ये इन्फेक्शन करते हैं तो आपको पता है कि ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं इन्फेक्शन के टाइम पे, ठीक है। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में कि ये जो रेड है आपको DNA दिख रहा है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र होता हुआ दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे भी सिमिलरली देखिए कि यहाँ पे ब्लू से मैंने DNA को लेबल किया है और DNA यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, DNA जेनेटिक मटेरियल दैट मीन्स, ठीक है,
तो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो रहा है और यही स्टेप आपका क्या इन्फेक्शन है, ठीक है। आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि जो आपका ये यहाँ पे ब्लू जो लाइनिंग है या रेड जो लाइनिंग है, जिसको आप क्या बोल रहे थे, प्रोटीन कोट, क्या बोल रहे थे, प्रोटीन कोट, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, ओनली डीएनए ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। और डीएनए यहाँ पे भी आया और डीएनए यहाँ पे भी आया, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेकेंड स्टेप फॉलो किया। जब सेकेंड स्टेप फॉलो किया तो वहाँ पे करते क्या है, ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली हम सेक करते हैं पूरे उस कंटेंट को जो आपने एक्सपेरिमेंट में लिया है। जब आप सेक करते हैं तो होता क्या है ब्लेंडिंग स्टेप में कि ये जो बैक्टीरियोफेज का रिमेनिंग पार्ट है आफ्टर डीएनए ट्रांसफ़र, जो रिमेनिंग पार्ट बैक्टीरियोफेज का बच रहा है वो बैक्टीरियल सेल से डिसोसिएट हो जाएगा, उससे वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। ब्लेंडिंग स्टेप का यही मेन जो है पॉइंट है कि ब्लेंडिंग करने के बाद क्या होता है, बचे हुए रेस्ट पार्ट ऑफ बैक्टीरियोफाज जो है वो बैक्टीरियल सेल से सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। यही इसमें ध्यान देना होगा। और देन आफ्टर आप क्या करेंगे, आप सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, ठीक है। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे। और जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराएंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद से जब आप थोड़े देर के लिए छोड़ देते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि नीचे जो है सेडिमेंट आ जाता है। नीचे क्या आ जाता है, सेडिमेंट आ जाता है। और ऊपर जो होता है वो क्या होता है, आपका सुपरनेटेंट होता है। ऊपर क्या होता है, सुपरनेटेंट, ठीक है। नीचे जो भी चीज़ें आएंगी वो उनकी डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, उनका साइज बिग होगा, ठीक है। और जो ऊपर जो चीज़ें जाएंगी वो क्या होंगे, वो चीज़ें हल्की होंगी, ठीक है। तो ये जो सुपरनेटेंट और सेडिमेंट का कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको अभी डिटेल बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सेडिमेंट और सुपरनेटेंट में आएगा। और इस वाले एक्सपेरिमेंट में हम ये प्रूव करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है सुपरनेटेंट और सेडिमेंट में क्या क्या कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप के बाद जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है मॉलिक्यूल्स का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वाले बैक्टीरियोफाज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देन जो है हम समझने की कोशिश करेंगे सेकेंड बैक्टीरियोफाज के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट बैक्टीरियोफाज का स्टेप्स कंप्लीट हुआ है, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफ्यूगेशन, ये सारे स्टेप होने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन में जब आपको मिला है मॉलिक्यूल्स, वो कैसे मिला है आप देखिए ध्यान से। सेंट्रीफ्यूगेशन कराने के बाद से जो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब होता है उसमें दो पार्ट हैं, वो है सुपरनेटेंट एंड सेडिमेंट, ठीक है। सुपरनेटेंट वाले पार्ट में रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। और सेडिमेंट वाले पार्ट में नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड, ठीक है। दैट मीन्स कि सेडिमेंट में रेडियो एक्टिव कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, बट सुपरनेटेंट में S35 होगा। ऐसा क्यों होगा, आप इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। जब हमने ब्लेंडिंग के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो ये जो आपको बैक्टीरियल ये जो आपको बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है, ये प्रोटीन कोट आपको दिख रहा है। और इस प्रोटीन के अंदर ही क्या है, S35 है, ठीक है। और ये लाइट वेट के होते हैं, इनकी डेंसिटी जो है लाइट कम होती है। और डेंसिटी कम होगी तो ये जो है ऊपर की तरफ आ जाएंगे, सुपरनेटेंट पार्ट में आ जाएंगे। सो दैट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है रेडियो एक्टिव S35, ठीक है। ये जो रेडियो एक्टिव S35 है ये एक्चुअली में बैक्टीरियोफाज का जो आउटर कोट जो रेस्ट बच गया था आफ्टर इन्फेक्शन, वही ये पार्ट है जो ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, ठीक है। और जो सेडिमेंट पार्ट है, सेडिमेंट पार्ट में आप देखने की कोशिश करो कि ये जो सेल है और सेल के अंदर जो ये आपके डीएनए दिख रहे हैं, बैक्टीरियोफाज के डीएनए, ठीक है। ये पार्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, सेडिमेंट पे मिलेगा, ठीक है। डीएनए विथ बैक्टीरियोफेज, डीएनए विथ बैक्टीरियल सेल आपको कहाँ देखने को मिलेगा, सेडिमेंट में। और इस डीएनए में मैंने बताया था कि इसमें S35 नहीं आ सकता है, क्योंकि हमेशा जो है S35 कहाँ पे होगा, प्रोटीनियस पार्ट में होगा, डीएनए में नहीं होगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे डिटेक्ट करने को दिखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपके फर्स्ट जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग लास्ट में जो आपको सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो रिजल्ट मिला वो हो गया।
अब आते हैं सेकेंड वाले बैक्टीरियोफाज के अकॉर्डिंग। सेकेंड, जब बैक्टीरियोफाज हमने लिया और प्रोसीजर सेम फॉलो किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग और सेंट्रीफिकेशन, तो आपको यहाँ पे जो रिज़ल्ट मिल रहा है वो डिफरेंट मिल रहा है। ठीक है, जब आप फर्स्ट वाले से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट डिफरेंट मिलेगा। कैसे डिफरेंट मिलेगा समझिए आप। यहाँ पे जो आपने बैक्टीरियोफाज लिया था वो P32 वाले थे बैक्टीरियोफाज, और आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि P32 कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड किसका? डीएनए का। तो आप ओवरऑल बोल सकते हैं कि डीएनए में क्या है, P32 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और ये जो डीएनए है इन्फेक्शन के बाद कहाँ पे जा रहा है, बैक्टीरियल सेल्स के अंदर जा रहा है। दैट मीन्स कि जो रेडियो एक्टिव P32 है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर आ गया, और जब भी सेंट्रीफिकेशन कराएंगे तो बैक्टीरियल सेल्स कहाँ आ जाता है, सेडिमेंट पार्ट में आ जाता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स कहाँ आ जाएगा, सेडिमेंट पार्ट में आएगा। तो सेडिमेंट पार्ट में आपको क्या मिलेगा, P32 मिलेगा, बिकॉज बैक्टीरियल सेल्स के अंदर डीएनए आ चुका और डीएनए के अंदर P32 कंटेन है। तो यहाँ पे सेडिमेंट में आपको रेडियो एक्टिव P32 देखने को मिलेगा। ठीक है, जब आप सुपरनेटेंट की बात करेंगे तो सुपरनेटेंट में हमेशा की तरह प्रोटीन की कोट होगी, और यहाँ पे प्रोटीन क्या है, ये नॉन रेडियो एक्टिव वाले हैं। नॉन दैट मीन्स कि नॉर्मल वाले ये प्रोटीन है बैक्टीरियोफाज के। तो यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो आपने लिया था वो क्या लिया था, P32 लिया था, और P32 जो होता है वो हमेशा डीएनए के साथ होता है, और डीएनए बैक्टीरियल सेल्स में आ जाता है, और इसलिए बैक्टीरियल सेल्स जो है रेडियो एक्टिव P32 वाला हो जाएगा। ठीक है, और वही आपको सेगमेंट में देखने को मिलेगा। जब आप फर्स्ट वाला पढ़ रहे थे तो आपने लिया था S35 लिया था, और S35 जो होता है वो प्रोटीन में होता है, और प्रोटीन इंटर नहीं करता है बैक्टीरियल सेल्स में जब इन्फेक्शन होता है। ठीक है, तो हमेशा वो जो आपका सेंट्रीफिकेशन के बाद जब आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस देखने को मिलेंगे वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको सुपरनेटेंट में S35 के फॉर्म में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको ये पता चला कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, वो आपको दिख रहा है क्योंकि डीएनए क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर, और यही डीएनए जो है कंटेन कर रहा है P32 को, और ये डीएनए जो है नेक्स्ट प्रोजनी के फार्मेशन के लिए या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग के फार्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, जैसा कि ये वाला आपको डायग्राम दिख रहा है। जब आप S35 को लेके चलेंगे तो आपको S35 प्रोटीन में आपको मिलेगा, और प्रोटीन जो है इन्फेक्शन करने के बाद जब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन करता है बैक्टीरियल सेल्स में तो प्रोटीन नहीं जाता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए जाता है, और प्रोटीन नहीं जाएगा तो प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा प्रोजनी बनाने के लिए। यहीं पे फाइनली प्रूफ हो जाता है कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो ये आपका हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट फिनिश हो गया है, और आई थिंक इस पर आपको डाउट नहीं होगा। इसका आप नोट्स बनाएंगे और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इस पर हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि कौन बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। इस पर एक बार और हम चर्चा करेंगे डिफरेंट क्राइटेरिया को लेकर। ठीक है, आज का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल में एक बार फिर से हम डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा बेस्ट है। ठीक है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, और प्रोटीन को हम लोगों ने रिजेक्ट किया। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट बताया, देन केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल, और लास्ट जो टॉपिक था आपका हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल मिला, और प्रोटीन को हम लोगों ने रिजेक्ट किया। ठीक है, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमको एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे मिला।
ठीक है। बट यहाँ पे आज अभी जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए और आरएनए टॉपिक में डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जिसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल बेस्ट होगा। ठीक है, डिसाइड करने से पहले इन जनरल मैं बता दूं कि अभी आपने ये देखा कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि जो अर्थ पे ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिजम्स में मोस्टली जो है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनके अंदर, और आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह होता है, बट उसके कुछ ही एग्जांपल्स हैं, सर्टेन एग्जांपल्स हैं। एज पर एनसीईआरटी अगर देखो तो आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल की तरह कहाँ पे होगा प्रेजेंट, टोबैको मोज़ेक वायरस में होगा, टीएमबी बोलेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में होगा और एचआईवी में होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने उन एग्जांपल्स को लिया है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि डीएनए जो है ये मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में एज ए जेनेटिक मटेरियल आपको मिलता है, और आरएनए जो है वो सर्टन वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल्स देखें तो टीएमबी है, क्यूबी बैक्टीरियोफेज है और एचआईवी है। ये तीन एग्जांपल मैंने यहाँ पे आरएनए वाले लिए। ठीक है, और इन तीनों एग्जांपल्स में ये तीनों क्या हैं, एक्चुअली में वायरसेस हैं, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। इसको आपको लर्न करना होगा नीट और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब ये भी मैं बता दूं कि आरएनए जो है वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह है, बट आरएनए का एडिशनल रोल भी होता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है कुछ एडिशनल रोल होते हैं आरएनए के, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में आपको बताया था कि आरएनए जो है ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर जो है और भी डिफरेंट तरीके से अपने वर्क को परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये मैसेंजर की तरह वर्क करता है। आरएनए जो है एक मैसेंजर की तरह वर्क करता है, डीएनए से आए हुए इंफॉर्मेशन को ये कन्वे करता है प्रोटीन फॉर्मेशन में। ठीक है, डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को आरएनए जो है वो ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट करके वो उसके अकॉर्डिंग जो है आगे के प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, सो दैट वी कॉल आरएनए एक्ट एज ए मैसेंजर। ठीक है, आरएनए को आप क्या बोलेंगे कि ये मैसेंजर की तरह वर्क कर रहा है। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और जो आने वाले लेक्चर्स हैं लाइक ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक आपका स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आपको मैसेंजर एक बार और मैं बताऊँगा। ठीक है, तो अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है कि डीएनए के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए जो है वो कन्वे करता है। ठीक है, अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट्स को बनाने में। ठीक है, सेकेंड जो एडिशनल रोल है वो है एडॉप्टर। ठीक है, ये भी पॉइंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कुछ आरएनए के ऐसे टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक्चुअली टीआरएनए की मैं बात कर रहा हूँ। टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्लेस पे ट्रांसफ़र करते हैं, सो दैट हम टीआरएनए को एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। ठीक है, जब भी सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है अमीनो एसिड्स। ठीक है, और ये अमीनो एसिड साइटोप्लाज्म में और साइटोसॉल में मूव करते रहते हैं, और उनको क्या करता है, टीआरएनए पिक करता है अमीनो एसिड्स को और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग प्लेस पे डिलीवर करता है। और ये जो फंक्शन टीआरएनए का है इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि टीआरएनए और आरएनए एक्ट एज ए एडॉप्टर मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, देन अब आते हैं कि आरएनए का नेक्स्ट क्या रोल है। तो मैं आपको बता दूं कि आरएनए जो है ये स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व होते हैं। दैट मीन्स कि ये सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, राइबोसोमल आरएनए, मैंने 11th में बताया आपको कि जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं ये राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम्स में प्रेजेंट होंगे,
और राइबोसोम्स के सब यूनिट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और राइबोसोम सब यूनिट्स और राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है, तो आप बोल सकते हैं फाइनली कि आरएनए जो है स्ट्रक्चरली भी सेल के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो आरएनए है एज ए जेनेटिक मटेरियल कुछ सर्टन वायरसेस में होते हैं, बट ऑर्गेनिजम्स में इनका जो है कुछ एडिशनल रोल है, लाइक ये मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, एडॉप्टर की तरह वर्क करते हैं और स्ट्रक्चरली भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये आपका आरएनए और डीएनए के फंक्शंस को लेके मैंने डिस्कशन कर लिया। अब हम आते हैं डीएनए और आरएनए और एज वेल एज प्रोटीन। ठीक है, एक बार फिर से हम प्रोटीन भी बीच में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसा एनसीईआरटी ने डिस्कशन किया है उसी के आसपास हम लोग अपने लेक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। तो हम ये मेनली हम फोकस करेंगे डीएनए आरएनए को, बट कहीं कहीं पे हम प्रोटीन भी डिस्कस करते हुए बताएंगे आपको। क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम कुछ क्राइटेरिया को बताएंगे और उस क्राइटेरिया के बिहाफ पे डीएनए आरएनए और प्रोटीन को हम जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, और जो ज़्यादा क्राइटेरिया को फॉलो करेगा वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, तो एक बार हम क्राइटेरिया को देखते हैं वन बाय वन। क्राइटेरिया में जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो भी मॉलिक्यूल आप कहें डीएनए आरएनए और प्रोटीन्स, इनमें जो भी रेप्लिकेशन की टेंडेंसी ईजिली रखते हैं या उनकी रेप्लिकेशन की एबिलिटी वेल डेवलप है, ठीक है, वो बेस्ट जो है जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका। ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर रेप्लिकेशन या रेप्लिका डेवलप करने की एबिलिटी होगी और वो भी वेल डेवलप होगा, वो क्या होगा, आपका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, सेकेंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि वो केमिकली और स्ट्रक्चरली है जो है वो ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, केमिस्ट्री के बिहाफ पे या स्ट्रक्चर के बिहाफ पे जो भी जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, इसको भी मैं प्रूफ करूँगा। देन थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर जो है म्यूटेशन की रेट स्लो होनी चाहिए। ठीक है, जो चेंज होने की रेट है, ठीक है, वो स्लो होना चाहिए। फास्ट जो मॉलिक्यूल चेंज होंगे, ठीक है, या जिनमें म्यूटेशन की रेट फास्ट होगी, जिसमें म्यूटेशन की रेट फास्ट होगी, वो हमारे लिए बेस्ट जेनेटिक मटेरियल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक्सप्रेस करेगा तो वो किसके अकॉर्डिंग करेगा, मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग करेगा। मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करता है तो वो एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो एक बार फिर से मैं क्राइटेरिया को डिस्कस कर दूं। फर्स्ट क्राइटेरिया है रेप्लिकेशन के बिहाफ पे कि जो रेप्लिकेशन करेगा, जिसका रेप्लिकेशन बेस्ट होगा, उसको आप जेनेटिक मटेरियल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रक्चरली और केमिकली जो भी आपका मॉलिक्यूल से स्टेबल होगा वो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और थर्ड जो पॉइंट था वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस स्लो आने चाहिए, दैट मीन्स कि म्यूटेशन की रेट स्लो होनी चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस करेगा, बट एक्सप्रेस करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मेंडेलियन रूल्स, जो मेंडेलियन कैरेक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेस करना चाहिए, तो वो आपका बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। ठीक है, अब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आरएनए और डीएनए को हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ प्रोटीन को भी हम डिस्कस करेंगे और देन प्रूफ करेंगे कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल बेस्ट है। जब आप फर्स्ट क्राइटेरिया के बिहाफ पे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आरएनए और डीएनए दोनों के अंदर कैपेबिलिटी होती है रेप्लिकेशन की। बोथ आरएनए एंड डीएनए हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट। ठीक है, दोनों के अंदर क्या है, रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी है, बट प्रोटीन्स के अंदर रेप्लिकेशन करने की एबिलिटी नहीं है। तो ये पॉइंट आपको बताता है कि डीएनए और आरएनए पॉसिबल हो सकते हैं एज ए जेनेटिक मटेरियल। और मैंने आप आज जो है एग्जाम्पल्स ही बताया मैंने आपको।
ठीक है। मैंने बताया कि डीएनए मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है और आरएनए जो है सर्टन वायरसेस में है, बट मैंने ये डिस्कस नहीं किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, और मैंने प्रूव भी किया था डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के थ्रू, जैसा कि प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने बताया था। तो ये आपका फर्स्ट जो है पॉइंट के बिहाफ पे हमने डिसाइड किया कि आरएनए और डीएनए तो रेप्लिकेशन कर सकता है, बट जो है प्रोटीन रेप्लिकेशन नहीं करेगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड क्राइटेरिया पे। सेकेंड क्राइटेरिया है क्या कि हम उस जेनेटिक मटेरियल को कंसीडर करेंगे जो केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या हो, स्टेबल ज़्यादा हो, ठीक है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ठीक है। आपको मैं बता दूं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्टेजेस चेंज होने के साथ साथ, दैट मीन्स कि एज चेंज होने के साथ साथ, और एज वेल एज उस ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी भी अगर चेंज हो रही है, इन सारे कंडीशंस में अगर जेनेटिक मटेरियल आपका स्टेबल है तो वो बेस्ट होगा वो जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। फिजियोलॉजी में सपोज दैट कोई चेंज हो रहा है, जैसे कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का फिजियोलॉजी हो गया, आपके स्क्रिटरी सिस्टम का फिजियोलॉजी हो गया, ये इसमें कोई भी चेंज अगर आ रहे हैं और चेंज होने से क्या हो रहा है, आपका जेनेटिक मटेरियल कांस्टेंट है, स्टेबल है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैंने एनसीईआरटी से इस लाइन को लिया, और अब इसको मैं प्रूव करूंगा कि कैसे जो है जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होगा और कौन सा पॉसिबल है ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आप जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो है ग्रिफिथ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल। इस फर्स्ट क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम स्टेबिलिटी डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। आपने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, ठीक है। ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में जो थर्ड स्टेप है, थर्ड इवन फोर्थ जो स्टेप है, उसमें आपने क्या लिया था, आपने एस टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था, और स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया था, और हीट किल्ड करने के बाद भी उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कंटेन कर रहा था। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ फोर्थ स्टेप ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ स्टेप ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में देखा आपने कि एस टाइप का स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया हीट किल्ड लिया, और उस हीट किल्ड मटेरियल के अंदर डीएनए था, वो डीएनए जो है आर टाइप के स्ट्रेप्टोकोकस में ट्रांसफ़र हो गया, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और जब माइस की बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, उसका माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो उसमें आर के साथ साथ एस टाइप वाले भी आपको स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया मिले थे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हीट किल्ड वाला जो पार्ट था, वो हीट किल्ड वाला जो एस टाइप का मटेरियल था, उसका डीएनए क्या है, वो हीट ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो उसकी वाइबिलिटी मेंटेन थी, ठीक है। और तभी वो अंदर जो है आर टाइप के बैक्टीरिया में गया, ट्रांसफ़र होगा, और वहाँ पे अगेन क्या किया, वो एस टाइप का बैक्टीरिया डेवलप कर लिया, ठीक है। तो ओवरऑल आपको ये पता चला कि हीट देने के बाद भी क्या हुआ, आपका जेनेटिक मटेरियल क्या था, उसके अंदर चेंज नहीं हुआ, वो स्टेबल है, तो वो बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्रिफिथ के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ अप्लाई करके और ये बता सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है मैंने, बट एक बार मैं आपको रिलेट करा दूंगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स। जब आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में शुगर को डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होना चाहिए कि आपने पेंटोज शुगर में राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर डिस्कस किया था, ओके। और कोई भी राइबोज या डीऑक्सीराइबोज शुगर हो, उसमें जो कार्बन नंबर होते हैं वो 5 होते हैं इन ए रिंग, ठीक है। इन ए रिंग कितने होंगे, कार्बन 5 होंगे। इसमें सेकेंड नंबर कार्बन पे आपको ध्यान देना है, आप मेरा लेक्चर एक बार देख सकते हैं। कार्बन नंबर सेकेंड पे OH जो है ग्रुप अगर है तो वो है आपका राइबोज शुगर, और अगर इफ हियर वी कंसीडर डीऑक्सीराइबोज शुगर, अगर ये आपने यहाँ पे ड्रॉ किया डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे जो सेकेंड जो कार्बन है उस पर आपको H मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, H मिलेगा,
ध्यान देना होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, ठीक है। तो ये आपका जो है सेकेंड नंबर कार्बन, इस पे फोकस करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड नंबर कार्बन पे आप देखिए, सेकेंड नंबर कार्बन पे अगर आपने डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ बना रखा और यहाँ पे कौन सा शुगर है आपका, राइबोस शुगर है, तो दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा क्लियरली। यहाँ पे OH ग्रुप है और यहाँ पे H ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है। आपको पता है कि H के कंपेरिजन में OH जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होगा। और जो चीज़ें रिएक्टिव होंगी, ठीक है, ये क्या है आपका, रिएक्टिव होगा ये, ठीक है। और रिएक्टिव होगा तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। क्या होगा, ये जो शुगर होगा ये लेस स्टेबल होगा। और इसका अपोजिट यहाँ पे H है तो कंपैरेटिवली ये लेस रिएक्टिव होगा। और जो लेस रिएक्टिव होगा वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो राइबोस शुगर है ये RNA में प्रेजेंट होता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, RNA में है। और डीऑक्सीराइबोस शुगर कहाँ पे है, DNA में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल हुआ शुगर आपका डीऑक्सीराइबोस शुगर ज़्यादा स्टेबल हुआ ना, तो ये स्टेबल ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स कि आप बोल सकते हैं कि DNA क्या है, एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है, एज कम्पेयर टू RNA। RNA का जो शुगर है उसके कार्बन नंबर सेकेंड पे OH ग्रुप है जो कंपैरेटिवली मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव मीन्स कि लेस स्टेबल है। और देन फाइनली हम ये बोलेंगे कि DNA क्या है, DNA आपका ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू RNA, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया लेके मैंने स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब किया। अब चलते हैं थायमीन को लेकर, ठीक है। आपको पता है कि DNA में थायमीन होता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल। जब आप RNA और DNA को कंपेयर करते हैं तो आप बताते हैं कि DNA में थायमीन होता है इन प्लेस ऑफ यूरेसिल, ठीक है। और थायमीन का होना भी क्या है, एक एविडेंस है स्टेबिलिटी का, ठीक है। और ये जो थायमीन होते हैं ये अपने सामने वाले स्ट्रैंड्स पे, ठीक है, आपको पता है ना कि थायमीन DNA में होते हैं और DNA में 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। और थायमीन जो है वो बॉन्डिंग करेगा किसके साथ, एडेनिन के साथ बॉन्डिंग करेगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ये एडेनिन और थायमीन जो है ये बॉन्डिंग करते हैं। और थायमीन का होना भी क्या है, एक स्टेबिलिटी का एविडेंस है, ठीक है, स्टेबिलिटी का एविडेंस है। तो ये आपका थर्ड क्राइटेरिया हो गया प्रूफ करने का। अब आते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे। फोर्थ जो क्राइटेरिया है कि DNA के अंदर जो है आपको वेल डेवलप रिपेयर सिस्टम मिलेगा। आपको बता दूं कि DNA का जब रेप्लिकेशन होता है तो रेप्लिकेशंस में एरर आते हैं, ठीक है, रेप्लिकेशंस में एरर आते हैं। और एरर को रिपेयर करने के लिए जो है सिस्टम होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो DNA को लेकर ज़्यादा डेवलप आपको देखने को मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर, ठीक है। जब आप ऑर्गेनिजम्स की सेल्स की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे DNA के एरर को रिपेयर करने का सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके बिहाफ पे भी आपको मिलेगा कि DNA जो है एक बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है। और ये चीज़ RNA के लिए अप्लाई नहीं होता, RNA में इस टाइप का कुछ भी नहीं होता है। और ये जो रिपेयर सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, ये रिपेयर सिस्टम आपको हायर क्लासेस में आपको मिलेंगे। लाइक आप जब MABS करेंगे या आप MSc करेंगे तो वहाँ पे आपको रिपेयर सिस्टम ऑफ DNA आपको मिलेगा। देन लास्ट जो क्राइटेरिया है डबल स्टैंडर्ड DNA का। डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। RNA जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं यूजुअली। कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में RNA डबल स्टैंडर्ड हो सकता है। लाइक आप RNA इंटरफेरेंस की बात करेंगे, जब मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको एक जगह डबल स्टैंडर्ड मिलेगा RNA। और भी 1-2 एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपको डबल स्टैंडर्ड RNA मिलेंगे। बट आप यूजुअली अगर डिस्कशन करेंगे तो DNA ही ओनली आपको क्या मिलता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। और RNA यूजुअली जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। और जब डबल स्टैंडर्ड होते हैं तो दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स जो है वो बेस पेयर्स के थ्रू अटैच हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये सपोर्ट जो है ये फिर से DNA को स्टेबलाइज करेंगे और DNA फाइनली क्या होगा, आपका बेस्ट जेनेटिक मटेरियल
होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो ये जो सेकंड आपका पॉइंट था, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल, ये पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया और इसमें आपने देखा कि डीएनए क्या है, बेस्ट है एज कंपेयर टू आरएनए, और हम फाइनली हम मानेंगे कि डीएनए क्या है, हमारा स्टेबल मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू आरएनए। और यहाँ पे प्रोटीन जो है कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा। ये जो भी क्राइटेरिया मैंने डिस्कस किया है जेनेटिक मटेरियल का स्टेबिलिटी को लेकर, उसमें प्रोटीन कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट आते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको सिंपली ये प्रूव करना है कि म्यूटेशन की रेट जो है किसी भी अच्छे जेनेटिक मटेरियल में स्लो होनी चाहिए। ठीक है, बट होनी चाहिए, स्लो होगा बट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि म्यूटेशन होना भी ज़रूरी है, बट स्लोली अगर म्यूटेशन होता है तो वो अच्छा होगा। अगर म्यूटेशन की रेट अगर फास्ट हो जाती है तो वो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कि मैं एक्चुअली बताने जा रहा हूँ कि जो म्यूटेशन होता है या चेंज होता है वो किस में ज़्यादा पॉसिबल है। ठीक है, अभी जस्ट आपको बताया कि आरएनए के अंदर स्टेबिलिटी कम है और डीएनए के अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जो चीज़ें ज़्यादा स्टेबल होंगे उनके अंदर चेंजेस लेस होंगे। ठीक है, डीएनए के अंदर चेंजेस स्लोली होता है एज़ कम्पेयर टू आरएनए। जब आप आरएनए को डिस्क्राइब करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि आरएनए के अंदर चेंजेस इजीली हो सकते हैं। ठीक है, और यही वजह है कि एचआईवी का प्रॉपर आज तक मेडिसिन नहीं बना। एचआईवी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है। इवन जो कोरोना वायरस आपका है, जो अभी आप देख रहे हैं कोविड-19, ये कोविड-19 का भी जो आरएनए है वो आरएनए अनस्टेबल है और इसीलिए उसका मेडिसिन और वैक्सीन्स बनाना टफ है हमारे लिए। ठीक है, तो ये आपको इसको थोड़ा रिलेट भी कर देते हैं इवोल्यूशन में। जब इवोल्यूशन हो रहा था, दैट मीन्स कि अर्थ पे ऑर्गेनिजम्स का डेवलपमेंट हो रहा था, तो इनिशियली जो है चेंजेस फास्ट हुए क्योंकि आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था। ठीक है, लेकिन बाद में नेचर ने आरएनए को रिप्लेस कर दिया डीएनए से। जैसे ही रिप्लेस किया वैसे ही म्यूटेशन की रेट स्लो हो गई। बट जब स्टार्टिंग में आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल था तो उस टाइम पे म्यूटेशन रेट या चेंज होने की जो रेट थी वो फास्ट थी, और जैसे जैसे स्टेबल ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते गए वैसे वैसे जो है जेनेटिक मटेरियल में भी चेंजेस आए, और फाइनली नेचर ने सेलेक्ट किया कि इसको जेनेटिक मटेरियल की तरह डीएनए को सेलेक्ट किया। ठीक है, तो डीएनए आपका बेस्ट जेनेटिक मटेरियल हुआ। अब आते हैं फोर्थ क्राइटेरिया पे। फोर्थ जब क्राइटेरिया आप डिस्कस करेंगे तो ये थोड़ा सा समझने वाला है। यहाँ पे एक्चुअली यूज़ होने वाला है क्या, आपका सेंट्रल डोग्मा। फोर्थ क्राइटेरिया को जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, आपका सेंट्रल डोग्मा टॉपिक आपका यूज़ होगा। ठीक है, फोर्थ जो क्राइटेरिया है उसमें मेन जो टर्म है वो है एक्सप्रेस और दूसरा टर्म है मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, एक्सप्रेस या एक्सप्रेशन क्या होता है समझिए। जब भी कोई डीएनए अपने सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो लास्ट में क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि डीएनए से आरएनए बनता है। उस प्रोसीजर को बोलते हैं आप क्या, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मैंने आपको 11th में भी बताया है कई बार। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, ये दोनों इवेंट अगर कंप्लीट हो रहा है तो क्या बन रहा है, आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। क्या हम बोलते हैं, इसी को एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेशन जो है वो मेंडेलियन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो आपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा है मेंडल का, उसके अकॉर्डिंग अगर डीएनए और जीन जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं और एक्सप्रेस करके वो डेफिनेट प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं तो आप बोलेंगे कि वो प्रॉपरली एक्सप्रेस कर रहे हैं, और वो जो भी होगा वो आपका जेनेटिक मटेरियल बेस्ट होगा। अगर डीएनए ऐसा कर रहा है तो डीएनए होगा, आरएनए ऐसा कर रहा है तो आरएनए होगा। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया पे भी डीएनए क्या हो गया, ये डीएनए बेटर हुआ। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि डीएनए जो होता है वो एक्चुअली में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। ये नोट कर लेना पॉइंट, ये एनसीईआरटी की पॉइंट है।
डीएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, वेयर एज आरएनए जो है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा कि जब आप इंफॉर्मेशन की स्टोर करने की बात आएगी तो आपको डीएनए को बेस्ट बताना है, और जब इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की बात आएगी तो आपको आरएनए को बताना है बेस्ट है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एक्सप्रेशन जब होगा, ठीक है, जब एक्सप्रेशन होगा तो एक्सप्रेशन में जो प्रोटीन फॉर्मेशन है ये आपका लास्ट प्रोडक्ट है, और आप देख रहे हो कि ये जो प्रोटीन का फॉर्मेशन है ये आरएनए से हो रहा है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा है उसका डायरेक्टली रिलेशन किससे है? आरएनए से। आरएनए से प्रोटीन इजीली फॉर्म हो सकता है एक्सप्रेशन के बाद, बट डीएनए से इनडायरेक्टली प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये भी ध्यान देना होगा, जब आप डीएनए को लेकर डिस्कस करेंगे तो डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है। डीएनए को प्रोटीन अगर बनाना है तो पहले क्या बनेगा? आरएनए बनेगा और देन आपका प्रोटीन बनेगा, तो ये इनडायरेक्ट है। तो कुछ क्राइटेरिया पे आपको लगेगा कि आरएनए बेस्ट है, कुछ क्राइटेरिया पे आपको लगेगा कि आरएनए बेस्ट है। अगर आरएनए नहीं होता तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को प्रोटीन तक पहुंचाता कौन? प्रोटीन तक कौन ट्रांसमिट करता अगर आरएनए नहीं होता है? अगर ये आरएनए नहीं होता है तो डीएनए की इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो आरएनए क्या होगा? आपका बेस्ट मॉलिक्यूल होगा। किसके बिहाफ पे आप बोल रहे हैं? आप ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बिहाफ पे आरएनए को बेस्ट बोल रहे हैं, बट स्टोरेज के बिहाफ पे आप क्या बोल रहे हैं कि डीएनए बेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपके 4th पॉइंट से रिलेटेड था। ये फाइनली मैंने ये प्रूफ कर दिया कि डीएनए मोस्टली ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और सर्टन वायरसेस में जो है आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, और आरएनए के और भी बहुत सारे फंक्शंस मैंने बताया। तो ये आज का आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया, और आने वाले लेक्चर्स में हम आरएनए वर्ड एप्लीकेशंस, ठीक है, डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये सारे आपके आने वाले टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक वेट करिए।